नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के देवास की है। ये बात 2024 की है। देवास में एक थाना आता है सोनकच्छ। 8 फरवरी की सुबह सोनकच्छ टीआई श्यामचंद्र शर्मा को एक कॉल आई। कॉल में बताया गया कि बाईपास मार्ग पर सेठी गार्डन के पास सड़क किनारे अधबनी नाली में एक महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ी है। श्यामचंद्र शर्मा थोड़ी ही देर में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने जल्द ही घायल महिला की पहचान निशा पत्नी संदीप कानूनगो के रूप में कर ली। निशा सोनकच्छ की रहने वाली थी और स्थानीय रमसा के कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में रसोइये के तौर पर काम करती थी। घटना के स्थान से कुछ ही दूरी पर उसका छात्रावास स्थित था, जहां वह हर रोज सुबह हॉस्टल की लड़कियों के लिए खाना बनाने जाती थी। पहली नजर में यह घटना सड़क दुर्घटना की प्रतीक लग रही थी। पुलिस ने शुरुआती अनुमान लगाया कि निशा शायद हॉस्टल जा रही होगी और उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह उछलकर नाले में गिर गई होगी। इस संभावना को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और घायल महिला को तत्काल सोनकच्छ के सरकारी अस्पताल भेजा। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद यह चौंकाने वाली जानकारी दी कि निशा को अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया कि उस सड़क के पास नाला निर्माणाधीन था, यानी सड़क के साथ नाला भी अभी बन रहा था और इस वजह से वहां पर जगह जगह कच्चे रास्ते और असुरक्षित इलाके थे। पुलिस ने सोचा कि अगर निशा किसी वाहन की टक्कर से गिरी होगी तो वह नाले के पास जो लोहे की सलाखें थीं उन पर गिर गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उस जगह पर निर्माण का काम चल रहा था और लोहे की सलाखें और तेज धार वाली चीजें बिखरी पड़ी थीं, जो हादसे का कारण बन सकती थी। लेकिन निशा के परिवार वाले इसको सामान्य सड़क दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये एक जानबूझकर की गई हत्या है। उन्हें लगता था कि किसी ने निशा को मारने के बाद ये दिखाने के लिए दुर्घटना का रूप दे दिया। इसको लेकर घर घर चर्चा होने लगी और लोग सड़क पर उतर आए, विरोध करने लगे। यह मामला अब सोनकच्छ में चर्चा का विषय बन गया था। जब यह सब बढ़ने लगा तो एसपी संपत उपाध्याय ने एसडीओपी पीएन गोयल को कहकर श्यामचंद्र शर्मा की टीम बनाई और उन्हें मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा। अब पुलिस को हर पहलू पर ध्यान देना था ताकि यह पता चल सके कि यह सच में एक दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। चूंकि निशा के परिवार वालों ने बताया था कि वह रोज की तरह सुबह 7:15 बजे पैदल ही हॉस्टल जाने के लिए घर से निकली थी, इसलिए पुलिस ने इस टाइमलाइन को ध्यान में रखकर सीसीटीवी रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया। जब फुटेज की जांच की गई तो एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार बाईपास पर तेजी से भागती हुई दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे पुलिस को यह शक हुआ कि यह एक साधारण सड़क दुर्घटना नहीं हो सकती। अब पुलिस को यह एहसास होने लगा कि निशा की मृत्यु के पीछे कुछ और बड़ा कारण हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज की चेन बनाकर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली इस कार का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी और जांच के बाद पता चला कि यह कार भौरानसा टोल तोड़कर तेजी से निकली थी, जिससे निशा की मौत में इस कार का हाथ होने का शक और भी मजबूत हो गया। इसके बाद श्यामचंद्र शर्मा की टीम ने अगले कदम के रूप में कार की पहचान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जल्दी ही पता चला कि यह कार उज्जैन जिले के जुड़ारिया गांव के गुर्जर परिवार की है। घटना के दिन इस कार में अभिषेक और अरुण नाम के 2 युवक थे। अभिषेक जो हरि सिंह गुर्जर का बेटा था और अरुण जो अमर सिंह गुर्जर का बेटा था। इस समय कार की नंबर प्लेट गायब थी और कार का एक हिस्सा भी डैमेज था, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ा संकेत था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर सोनकच्छ थाने ले आई। थाने में पूछताछ शुरू हुई, लेकिन अरुण और अभिषेक दोनों ने पहले तो इस मामले से कोई संबंध होने से इनकार किया। कार अरुण के एक दोस्त की थी, जिसे वह अक्सर चलाने का काम करता था। हालांकि शुरुआत में अरुण ने पुलिस से यह कहा कि 8 फरवरी को उसने कार को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने दोनों ज्यादा देर तक अपने झूठ पर कायम नहीं रह सके। अंत में उन्होंने सच कबूल किया। अरुण ने बताया कि निशा के छात्रावास में उसकी प्रेमिका सीमा रहती थी। अरुण अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हॉस्टल आया करता था। अभिषेक भी अरुण के साथ आता था,
क्योंकि सीमा ने उससे वादा किया था कि वह उसे हॉस्टल की किसी लड़की से दोस्ती करवाएगी। अब पुलिस को यह समझ में आ रहा था कि मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि किसी व्यक्तिगत विवाद या संबंधों से जुड़ा हुआ था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी, यह जानने के लिए कि क्या निशा की मौत का कारण प्रेम प्रसंग था या फिर कोई और बड़ा राज छुपा हुआ था। अरुण ने बताया कि मौका मिलने पर सीमा उसे हॉस्टल के कमरे में भी ले जाने लगी थी। अरुण और अभिषेक के बयान सामने आने के बाद टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने तुरंत एसआई ज्योति पाटीदार को महिला पुलिस की टीम के साथ कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास भेजकर तीसरी आरोपी सीमा को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से सीमा को जेल भेज दिया गया, जबकि अभिषेक और अरुण को आगे की जांच के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान विस्तृत पूछताछ में पूरी कहानी इस प्रकार सामने आई। देवास जिले के एक गांव में रहने वाली सीमा का इश्क जुराड़िया निवासी अरुण गुर्जर के साथ तब से बढ़ने लगा जब सीमा महज 13 साल की थी। सीमा के शारीरिक रिश्ते अपने से 2 साल बड़े प्रेमी अरुण के साथ बन चुके थे। ऐसे रिश्तों में अक्सर प्रेमी और प्रेमिका को एक चौकीदार की जरूरत होती है, ताकि जब वे अकेले हों तो किसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए चौकीदार आसपास हो। इस काम के लिए अरुण ने अपने दोस्त अभिषेक को राजी कर लिया था। जब अरुण और सीमा अपनी जवानी में खोए रहते तो अभिषेक झाड़ियों में खड़ा होकर उनकी सुरक्षा करता था। इस दौरान कुछ साल पहले सीमा को पढ़ाई के लिए सोनकच्छ में कस्तूरबा हॉस्टल में भेज दिया गया, जहां वह रहने लगी। यह स्थिति सीमा के लिए और भी आसान हो गई थी, क्योंकि अब वह गांव के डर से मुक्त हो गई थी और हॉस्टल में थी। अब अरुण सोनकच्छ के कस्तूरबा हॉस्टल में सीमा से मिलने के लिए अक्सर आने लगा। पहले तो सीमा बाहर आकर ही अरुण से मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अरुण को हॉस्टल के अंदर बुलाना शुरू कर दिया। अरुण के साथ समय बिताने से सीमा का शारीरिक विकास तेजी से होने लगा और उसकी मां को बेटी की चिंता होने लगी। इसलिए मां के बार बार दबाव डालने के बाद सीमा के पिता ने 2 साल पहले पास के गांव के एक लड़के से उसकी शादी कर दी। सीमा की शादी की खबर सुनकर उसका प्रेमी अरुण बहुत परेशान हो गया। वह नहीं चाहता था कि सीमा उससे दूर हो जाए, इसलिए उसने शादी से पहले सीमा को समझाया कि वह शादी के बाद अपने पति को किसी भी तरह से यह मानने के लिए राजी कर ले कि वह पढ़ाई जारी रखे। सीमा के माता-पिता पहले से ही चाहते थे कि शादी के बाद सीमा हॉस्टल में अकेली न रहे और घर संभाले। सास, ससुर और पति की भी यही इच्छा थी कि वह पढ़ाई छोड़कर घर का कामकाज संभाले। लेकिन कहते हैं न, दिल की बात समझ पाना इतना आसान नहीं होता। तो सीमा ने शादी के बाद अपने पति पर ऐसा प्यार का जादू किया कि जो पहले उसकी पढ़ाई के खिलाफ था, उसने न केवल उसे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी, बल्कि अपने माता-पिता को भी इसे मंजूरी देने के लिए राजी कर लिया। शादी के बाद सीमा फिर से पढ़ाई के बहाने हॉस्टल वापस आ गई और साथ ही अरुण का भी सीमा से मिलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब जबकि सीमा की शादी हो चुकी थी, वह पहले से कहीं ज्यादा निडर हो गई थी। वह अब मौका मिलते ही चुपके चुपके अरुण को हॉस्टल के अपने कमरे में बुलाने लगी। हालांकि ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती। धीरे धीरे यह बात हॉस्टल में फैलने लगी और सीमा के प्रेमी के बारे में चर्चा हर किसी के बीच होने लगी। खासकर हॉस्टल में खाना बनाने के लिए आने वाली निशा तक यह बात पहुंची। निशा इस तरह की बातों के खिलाफ थी और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। निशा जो हॉस्टल में काम करती थी, सीमा पर पूरी तरह से कोई रोक टोक नहीं लगा सकती थी, क्योंकि यह उसके अधिकार में नहीं आता था। इसलिए उसने सीमा को कई बार इशारे से समझाया कि वो इस तरह की हरकतें बंद करे। लेकिन एक दिन निशा जो हॉस्टल में किसी काम से आई थी, उसने सीमा को अरुण के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर उसने सीमा को सख्त हिदायत दी कि वो अपनी हरकतों को सुधार ले, वरना वो सीमा के माता-पिता से इस बारे में शिकायत कर देगी। इसके बावजूद सीमा के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया और उल्टे वो निशा से रंजिश रखने लगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस रंजिश के चलते ही 2 महीने पहले निशा की हत्या की योजना बनाई गई थी। कुछ 2 महीने पुरानी बात है, जब निशा कानूनगो सुबह सुबह हॉस्टल की तरफ तेजी से दौड़ते हुए जा रही थी। दरअसल निशा सोनकच्छ में अपने परिवार के साथ रहती थी, इसलिए वह शाम को हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का खाना बना देती थी, फिर रात को अपने परिवार के पास वापस लौट जाती थी और फिर सुबह जल्दी हॉस्टल पहुंच जाती थी, ताकि वहां रहने वाली लड़कियां समय पर खाना खाकर अपने अपने स्कूल जा सकें। यह हॉस्टल कस्बे के नवीन बाईपास रोड पर स्थित था। रोड अब भी निर्माणाधीन था,
इसलिए इस पर आवाजाही बहुत कम थी। एक सुबह निशा जब तेजी से हॉस्टल की तरफ जा रही थी तो उसने दो युवकों को हॉस्टल से बाहर निकलते देखा। लड़कियों के हॉस्टल में इतनी सुबह लड़के बाहर निकलते देखना कुछ अजीब था। निशा ने दोनों को देखा और तुरंत समझ गई कि यह शायद अरुण और अभिषेक गुर्जर ही होंगे, जो सीमा से मिलने के लिए अक्सर हॉस्टल आते रहते थे। सीमा खुलेआम इनमें से एक लड़के के साथ इश्क करती थी। उसे न तो वार्डन का डर था और न ही अपने साथ रहने वाली दूसरी लड़कियों की शर्म। निशा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करे। इसलिए उसने सीमा को कई बार इशारे में कहा था कि वह इन लड़कों को हॉस्टल में आने से मना करे। लेकिन जवानी का इश्क और उस पर चढ़ा नशा ऐसे कहां उतरता है। इसलिए जब निशा ने सुबह सुबह सीमा के आशिक और उसके दोस्त को हॉस्टल से बाहर निकलते देखा तो उसे लगा कि शायद ये दोनों लड़के सीमा के कमरे में छुपकर रुके होंगे और वार्डन को इसका पता भी नहीं चला होगा। निशा का काम सिर्फ रसोई में खाना बनाना था, इसलिए उसे हॉस्टल में हो रहे बाकी घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या कौन लड़की क्या कर रही है, ये सब उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। निशा जानती थी कि सीमा अब भले ही बालिग और समझदार हो चुकी हो, लेकिन हॉस्टल में बाकी लड़कियां अब भी बच्ची हैं और उन्हें सही गलत का फर्क नहीं पता। इसलिए उसने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वह हॉस्टल की बाकी लड़कियों का ध्यान रखे। वह उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी। एक लड़की की लापरवाही से अगर बाकी लड़कियां गलत रास्ता पकड़ लें तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने उन दोनों लड़कों को डांटते हुए कहा कि अब से वो हॉस्टल में न दिखाई दें। दोनों लड़के जो उज्जैन जिले के गुहारिया गांव के रहने वाले थे, अरुण और अभिषेक गुर्जर, जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही 19 साल की सीमा से मिलने के लिए अक्सर हॉस्टल आते थे, को निशा का यह तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने निशा से कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से चले गए। निशा ने दोनों की नफरत को महसूस किया और थोड़ी डर तो गई, लेकिन फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। जब निशा हॉस्टल पहुंची तो उसने देखा कि सीमा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे घूर रही थी, जैसे वह उसे गुस्से से देख रही हो। निशा को यह समझने में देर नहीं लगी कि उन दोनों लड़कों ने फोन करके सीमा को उसकी डांट की खबर दे दी होगी। सीमा की बेशर्मी देखकर निशा ने उसे चेतावनी दी कि उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा है, न कि यह सब करने के लिए। निशा ने कहा कि चोरी कभी छुपती नहीं और अगर इसका पता चला तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सीमा को समझाया कि शादी के बाद पुराने दोस्तों से मिलना ठीक नहीं होता। इस घटना के बाद सीमा को भी डर लगने लगा था। उसे लगा कि कहीं निशा उसकी सारी बात अपने माता पिता या पति से न कह दे, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा होने पर उसका वैवाहिक जीवन तो बर्बाद होगा ही और फिर घर वाले उसे हॉस्टल से निकालकर घर ले जाएंगे। इसलिए उसने अरुण और अभिषेक से कहा कि निशा को रास्ते से हटा दें। दोनों ने उसकी बात मानी और निशा की हत्या करने की योजना बना ली। उन्होंने कई दिनों तक निशा के आने जाने का समय और रास्ता देखा और ऐसे सुनसान जगह की पहचान की जहां उनकी योजना को आसानी से अंजाम दिया जा सके। चूंकि वैलेंटाइन डे के दिन सीमा और अरुण की मिलने की योजना थी, इसलिए इससे पहले निशा को हटाना जरूरी था। फिर 8 फरवरी को उन्होंने कार की नंबर प्लेट निकाल दी और निशा के रास्ते पर खड़े हो गए। जैसे ही निशा सेठी गार्डन के पास पहुंची, दोनों ने कार से उसे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि निशा उछलकर नाले में गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों आरोपी घबराए हुए गांव की तरफ भाग गए। उनका मानना था कि नंबर प्लेट हटाने के कारण पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एसपी संपत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की गहरी जांच की। 6 दिन के भीतर ही पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी योजनाओं को बेनकाब कर दिया। एसपी संपत उपाध्याय के साथ एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी पीएन गोयल की टीम ने मामले को सुलझा लिया, जिससे यह साबित हो गया कि अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई से काम करें, पुलिस की जांच कभी भी उन्हें पकड़ने में सक्षम होती है। आज की दूसरी कहानी अशोकनगर की है। ये बात 2023 की है। अशोकनगर में एक थाना आता है, देहात थाना। इसी थाने में पुलिसकर्मी अपने रोज के काम में लगे हुए थे। तभी थाना प्रभारी सतेंद्र कुशवाहा को फोन पर एक सूचना मिली और पूरी थाने में हलचल मच गई। सूचना थी कि कबीरा रोड पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सुनते ही थाना प्रभारी चैम्बर से बाहर निकलने ही वाले थे कि फोन पर एक के बाद एक 3 कॉल आ गए। सभी कॉल करने वालों ने यही बताया कि कबीरा रोड पर किसी की हत्या हो गई है। सतेंद्र कुशवाहा ने तुरंत घटनास्थल पर जाने का फैसला किया।
और जैसे ही वो पुलिस गाड़ी तक पहुंचे, एसडीओपी विवेक शर्मा और एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर भी मौके पर पहुंच चुके थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि एक स्कूटी सड़क पर पड़ी थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। पुलिस को तब तक यह जानकारी मिल चुकी थी कि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसके परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल जा चुके हैं। पुलिस ने मौके से कुछ जिंदा राउंड और कारतूस के खोखे भी बरामद किए, जिनकी जांच के बाद अधिकारी सीधे जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने पर पता चला कि गोली लगने से उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ शुरू की, लेकिन परिजनों ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस को यह भी अंदाजा हो गया था कि हत्या के पीछे कोई न कोई गहरी साजिश हो सकती है और अब उन्हें इस मामले में और ज्यादा गहराई से जांच करनी थी। मृतक को 3 गोलियां मारी गई थीं। उसकी शिनाख्त पूजा कॉलोनी निवासी 48 साल के रमेश रजक के रूप में हुई। मृतक के छोटे बेटे विक्रम ने अपने पड़ोसियों अमन और जितेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने रमेश के बड़े बेटे धर्मेंद्र रजक की शिकायत पर अमन और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुशवाहा ने एक टीम गठित की, जिसने मुख्य आरोपी अमन पाल को 11 जनवरी को पलकटोरी पावर हाउस के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि हत्या के पीछे क्या कारण था और आरोपी ने ऐसा क्यों किया। अमन ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि उसके ममेरे भाई अजय पाल भी इस वारदात में शामिल था। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन यानी 12 दिसंबर को मुखबिर की सूचना के आधार पर अजय पाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए कारतूस और मोटरसाइकिल भी जब्त की। अमन और अजय से गहन पूछताछ के बाद इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। मृतक रमेश रजक ठेकेदारी का काम करता था और उसकी कुल 4 संतानों में सबसे बड़े बेटे धर्मेंद्र के अलावा एक और बेटा और एक बेटी भी थे। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। कुछ साल पहले तक यह परिवार आरोपी अमन के घर में किराए पर रहता था। जब अमन के पिता रामजीलाल पाल जिंदा थे तो उन्होंने रमेश रजक और उसके परिवार की न केवल हर तरह से मदद की थी, बल्कि रमेश के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्रेम और दुलार दिया था। यह संबंध इतने अच्छे थे कि परिवार एक दूसरे के साथ काफी करीबी था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि यह संबंध कड़वे हो गए और उसी का परिणाम इस हत्याकांड के रूप में सामने आया। शहर के प्रतिष्ठित और संपन्न पाल परिवार ने हमेशा रमेश रजक और उसके परिवार से अच्छे संबंध बनाए रखे थे। इसी कारण जब रमेश रजक ने शंकर कॉलोनी से सटी पूजा कॉलोनी में अपना घर बनाया तो दोनों परिवारों के बीच पहले जैसे अच्छे संबंध बने रहे। हालांकि ये दोनों कॉलोनियां अलग अलग थीं, लेकिन उनके घरों के बीच केवल कुछ ही मकानों का फासला था। हालांकि इन रिश्तों में खटास तब आई जब रमेश रजक के बड़े बेटे धर्मेंद्र ने अमन की बहन से भागकर 26 सितंबर 2023 को इंदौर के आर्य समाज में शादी कर ली। धर्मेंद्र तो दूसरे शहर में जाकर रहने लगा था, लेकिन अमन ने रमेश रजक की हत्या की योजना तभी से बनानी शुरू कर दी थी। अमन को यह लगता था कि जहां एक ओर उनके परिवार ने रमेश रजक के परिवार का हमेशा साथ दिया, वहीं रमेश ने अपने बेटे पर नियंत्रण नहीं रखा, जिसके कारण रमेश और उसका परिवार उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। अमन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी बहन ने प्रेम विवाह किया। जब वह रमेश पर हमला करे तो रमेश किसी भी हालत में बच जाए, इसलिए उसने अपने ममेरे भाई अजय को भी इस योजना में शामिल किया ताकि उसे कोई रुकावट न हो। घटना की दिनांक 10 जनवरी से एक दिन पहले ही अजय, जो कि पीएसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंदौर में रहता था, अशोकनगर आया था। इसके बाद 10 जनवरी को अमन और अजय ने मिलकर रमेश को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और उसे अंजाम देने का फैसला किया। उस दिन जब रमेश अपनी स्कूटी से बाजार गया तो दोनों ने अपनी बाइक से उसका पीछा किया, लेकिन बाजार में भीड़-भाड़ के कारण वे अपनी योजना को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। हालांकि अमन और अजय ने तय कर लिया था कि वे रमेश को कल का सूरज नहीं देखने देंगे। इस कारण वे दोनों कबीरा रोड पर ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से रमेश अक्सर गुजरता था। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद रमेश उसी मार्ग से आता हुआ दिखा तो दोनों ने उसे घेर लिया और अपनी अपनी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सिर और गले में गोली लगने से रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। यह कहानी समाज में बढ़ती नफरत,
अहंकार और आपसी रिश्तों में आई कड़वाहट का भयानक उदाहरण है। अमन और अजय ने जिस तरह पुरानी दुश्मनी और गुस्से के कारण रमेश रजक की हत्या की, वह दिखाता है कि गुस्से और बदले की भावना इंसान को कितना अमानवीय बना सकती है। इस घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि रिश्तों में आई खटास को संवाद और समझदारी से सुलझाया जाए, न कि हिंसा और अपराध का सहारा लिया जाए। परिवारों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, ताकि वे क्रोध और नफरत के चक्र में फंसने से बचें। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अमन और अजय ने कानून को अपने हाथ में लिया और अब वे अपने अपराधों की सजा भुगतेंगे। इस मामले ने यह साबित किया कि गुनाह कितना भी चालाकी से किया जाए, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखना ही इंसानियत की पहचान है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।